नमस्कार, मैं पुष्पांजलि आप सभी दर्शकों का केवी स्टूडियो के कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ मनीष कुमार मौजूद हैं, जो बेगूसराय के एक छोटे से गांव वासुदेवपुर से निकलकर अफ्रीका में बतौर सिविल इंजीनियर कार्यरत हैं। तो आइए मिलते हैं मनीष जी से और सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। मनीष जी, हमारे केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं पूरे केवी स्टूडियो टीम को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, जिन्होंने इस मंच को क्रिएट किया है और इसके साथ साथ विभिन्न तरह का जो मंच हमारे सामने में आया, जैसे केवी स्टूडियो का एक और है बाल प्रतियोगिता तरह का, उस तरह का, और कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय, इन सभी ये सभी मंच क्रिएट करने के लिए केवी स्टूडियो टीम के सभी मेंबर और डॉक्टर रोशन सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए। बहुत बहुत आभार। थैंक यू। मनीष जी, मैं जानना चाहूँगी आपके पैतृक गांव के बारे में और आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में। मेरा गांव वासुदेवपुर, बेगूसराय वासुदेवपुर छोटा सा गांव है, वहीं से मैं बिलोंग करता हूं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव से हुई। उसके बाद हायर स्टडीज़ के लिए मैं बेगूसराय में होम टाउन सुरेंद्र नगर में मैं पूरा मेरी पढ़ाई हुई। उसके बाद मैं 1 वर्ष के लिए कोटा गया। कोटा में इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए तैयारी किया। उसके बाद मैं NIT सिलचर से सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन किया और अभी मैं वेस्ट अफ्रीका में कार्यरत हूँ सिविल इंजीनियरिंग के लिए। मनीष जी, अक्सर देखा गया है कि पेरेंट्स का सपना होता है या तो मेरे बच्चे डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, तो क्या पेरेंट्स के सपने को पूरा करने के लिए आपने इंजीनियर बना या फिर आपकी खुद भी इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं? देखिए मैम, कि हर एक गार्जियन का कुछ सपना है, हालांकि ये पूर्णतः सही नहीं है। गार्जियन का सपना स्टूडेंट पूरा करे, उनके बच्चे पूरा करे, ये अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ वही पूरा करे ये नहीं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। गार्जियन को बनता ये है कि उन्हें रास्ता दिखाए कि ये काम आप करो, अच्छा होगा आपके लिए। मेरे घर में फॉर्चुनेटली ऐसा ही हुआ कि मेरे पिताजी हमेशा इस तरह से रहे कि आपको क्या बनना है, कहाँ जाना है, उन्होंने रास्ता दिखाने का काम किया। वो हर बार ये कहते रहे कि मुझे पता नहीं है कि तुम्हें मैं कैसे आगे लेके जा सकता हूँ, लेकिन सही क्या है गलत क्या है ये मैं आपको बताऊँगा। तो मेरे पर्सनली मेरे साथ में सिर्फ यही था कि उन्होंने बताया कि आप आगे बढ़ो, कैसे पढ़ सकते हो ये बताया, क्या पढ़ना है ये मेरे पे था। और धीरे धीरे समय के साथ मेरा इंजीनियरिंग की तरफ झुकाव था। मैं क्लास 12 के बाद, क्लास 12 10th से ही मेरा झुकाव इंजीनियरिंग की तरफ था। मन में इस तरह से आ गया था कि इंजीनियरिंग के लिए जाना है। मेरे घर से कोई प्रेशर नहीं था कि इंजीनियरिंग के लिए जाना है, मैं अपने चॉइस से इंजीनियरिंग के लिए चूज़ किया और फॉर्चुनेटली मुझे NIT सिलचर मिला और मैं वहीं से ग्रेजुएशन किया हूँ। जी, क्योंकि इंजीनियरिंग में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, तो आपने सिविल इंजीनियरिंग को ही क्यों चुना है? सिविल इंजीनियरिंग, देखिए मैम, बिहार है या कहीं पे भी है, सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप सबसे मैक्सिमम होता है। और इसमें इंजीनियरिंग एक चीज़ ही ऐसा है कि आपको एक क्रिएशन दिखेगा, चाहे किसी भी फील्ड का हो, ये IT का हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, केमिकल इंजीनियर, एक क्रिएशन है। इंजीनियरिंग मैंने क्रिएशन, इनोवेशन टाइप का, इसलिए मैं इंजीनियरिंग के लिए आया। और सिविल इंजीनियरिंग मुझे बचपन से ही मैं उसी चीज़ को, और सिविल इंजीनियरिंग ऐसा है कि आप सामने से कुछ भी चीज़ को फील कर सकते हैं। एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुआ है तो आपको फील होगा कि ये कंस्ट्रक्ट हमारे द्वारा हुआ है, हमने किया है, सड़क हुआ है, तो ये सब बचपन से ही दिखा है। तो ये इसलिए मन से बचपन से बैठा था कि ये बढ़िया चीज़ है, यही करना चाहिए, तो इसलिए मैंने सिविल इंजीनियरिंग के लिए आया था। अभी आप वेस्ट अफ्रीका में कार्यरत हैं, तो इंटरनेशनल जॉब को आपने क्यों चुना? अभी यूथ के लिए बिहार में, ये इंडिया में हमारे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आपने इंटरनेशनल जॉब को ही क्यों चुना है? देखिए ऐसा है कि कोई भी निजीकरण एक सरकार की विफलताओं का मानक है। जहाँ सरकार विफल होती है वहाँ प्राइवेट जनरेट होता है। बिल्कुल। जहाँ पे सरकार, बिहार है, कोई भी स्टेट है, आज रोजगार की स्थिति बहुत नीचे है। यहाँ रोजगार क्रिएशन हो रहा है, प्राइवेट में हो रहा है, सरकारी धीरे धीरे संस्थाएं बंद हो रही है। हमारे बिहार का एक डिपार्टमेंट है WRD, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। मैं एक बार देख रहा था, उसका टोटल सीट वैकेंसी 6443 था
और विगत 5 वर्षों में उसका वैकेंसी आया है 400 से भी कम। किस तरह से आदमी इसके लिए वेट कर सकता है। और हमेशा से मुझे रहा है कि समय व्यतीत करने में, जनरल कंपटीशन है, कुछ भी है, हम लोग उसमें क्या 5 वर्षों तक लगे हुए हैं एक चीज़ों में, उसके बाद आपको कुछ गवर्नमेंट का मिल रहा है, बेहतर है। लेकिन आपको उसमें हो क्या रहा है कि आप 4 साल सेम चीज़ में सेम, ये मुझे कभी पसंद नहीं आया। इसलिए मैं चूज़ किया कि मुझे क्या सामने है, सामने क्या मुझे मिल रहा है, बेहतर है, मैं प्राइवेट की तरफ चला गया। और इंटरनेशनल की जहाँ तक बात है, मैं सबसे पहले केईसी डोमेस्टिक में, केईसी मैं जिस कंपनी में वर्क कर रहा हूँ जिसके साथ में, उसका नाम है केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड। मेरा ज्वाइनिंग डोमेस्टिक में हुआ था। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं इंटरनेशनल के लिए गया और मैं वहीं पे कार्यरत हूँ। तो क्या आपका कैंपस सिलेक्शन हुआ है या फिर आपने भी वैकेंसी का इंतज़ार किया और जब वैकेंसी आई तो आपने नहीं, मेरा सिलेक्शन कैंपस सिलेक्शन से हुआ। एक्चुअली मेरा 2 सिलेक्शन हुआ था कॉलेज से, मैंने एक को चूज़ किया, एक आईटी का था और एक ये था कोर में। ये बताइए, आपका कैंपस सिलेक्शन हुआ है तो क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनका कैंपस सिलेक्शन होता है, या फिर जो जिनका नहीं होता है कैंपस सिलेक्शन, तो उसके पीछे की क्या वजह है? देखिए मैम, ऐसा है कि कैंपस सिलेक्शन ना होने का बहुत वजह है। मे बी वो वहाँ पे जा, उनके पास पोटेंशियल था, अच्छे जगह पर मैं कॉलेज गए। दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत से ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं या कोई भी कॉलेज है, सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, कोई भी कॉलेज है जहाँ पे बच्चे सिर्फ एडमिशन ले लेते हैं। वहाँ पे उनकी पढ़ाई किस तरह से हो पाती है, किस तरह से खुद को संभाल पा रहे हैं, ये इन सभी मैटर करते हुए उनका कैपेबिलिटी कहाँ तक बन पाता है कॉलेज में, कॉलेज पहुँचने तक में और कॉलेज से निकलने तक में बीच का जो सफ़र है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर उस महत्वपूर्ण समय में किसी ने अपने डायरेक्शन में अपना समय, महत्वपूर्ण समय दिया है तो वो कैंपस सिलेक्शन होगा। दूसरा चीज़ क्या है कि बहुत से लोग हैं, कॉलेज एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है जहाँ पे सिर्फ आप डिग्री के लिए नहीं, सिर्फ आप जिस चीज़ के लिए पढ़ाई है, और इंजीनियरिंग खास करके इसके लिए है कि आप इंजीनियरिंग में सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं सीखते हैं, बाकी बहुत कुछ सब सीख सकते हैं। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका हो सकता है, उनका जैसे सिविल इंजीनियरिंग के लिए गया तो उनका सिविल इंजीनियरिंग में शायद नहीं इंटरेस्ट जग पाया, उसका किसी और चीज़ में इंटरेस्ट जग गया। वहाँ स्कोप बहुत है आपके लिए। आप मे बी कॉलेज जाने के बाद बहुत से लोग हैं म्यूज़िक में चले गए, वहाँ पे गए डांस में चले गए, नाटक में चले गए। तो आफ्टर 4 ईयर्स अगर उनके पास जॉब नहीं होता है तो उनको बेरोज़गार नहीं कह सकते। उनका कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ है, ऑफिशियली नहीं हुआ है, लेकिन उनके पास में जो मिला है कॉलेज से वो बहुत अच्छा चीज़ है कि उन्होंने एक टैलेंट मिला है। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कैंपस सिलेक्शन उनका नहीं हुआ है, क्यों, उन्हें एक बहुत अच्छा चीज़ मिल गया है, वो बेरोज़गार नहीं है और उन्हें बहुत अच्छा चीज़ वहाँ कॉलेज से मिल चुका है। तो यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको इंटरेस्ट में भी स्टडी में नहीं हो करके किसी और इंटरेस्ट में हो जाता है। जब इंटरेस्ट में हुआ तो वो बच्चे उसमें लग जाते हैं, मे बी आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स उनका अपने फील्ड में हो पाता है। तो हम लोग को लगता है कि इनका कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो ये रीज़न। अभी जहाँ तक बेरोजगारी की बात आपने की, तो मैं जानना चाहूँगी कि आपके दृष्टिकोण से बेरोजगार कौन है, क्या कारण है बेरोजगारी का? बेरोज़गार कौन है? बेरोज़गार मैम हर वो इंसान है जो बाध्य होकर के कोई भी काम कर रहा है, चाहे ऑफिसर ही क्यों ना हो। बहुत से लोग हैं जिन्हें मजबूरी में बहुत अच्छे काम करना पड़ रहा है। कोई अच्छे पोस्ट पर हैं लेकिन वो चाह नहीं रहे कि मैं इस पोस्ट पर रहूं, कुछ बड़ा करना चाहता हूं। मैं समझता हूं वो बेरोजगार है, वो काम नहीं कर रहा है, ही इज़ फोर्सफुली डूइंग। अगर कोई इंसान अपने इच्छा से, चाहे म्यूज़िक में ही हो, भले ही उसको सैलरी नहीं मिल पा रहा है, एक यूट्यूबर जो जिसे पसंद काम करने में है, यूट्यूब पे वीडियो बनाने में है, अगर वही बना करके अगर 100 रुपया ही दिन का कमा रहा है, मंथ का 3000-4000 भी कमा रहा है, मैं उसको बेरोज़गार नहीं मानता अकॉर्डिंग टू मी। और जहाँ तक बात है बेरोज़गारी का कारण क्या है, मैं कारण समझता हूँ कि आपका यहाँ पे कारण आप अपने कैपेबिलिटी को नहीं बना पाना, आप जिस फील्ड में हैं उसमें आप अपना कैपेबिलिटी नहीं बना पाए, और सरकार भी बहुत बड़ी रीज़न है इसके लिए। क्यों? हम लोग सरकार ही हैं, हम लोग बिना सरकार के हम लोग जॉब क्रिएशन नहीं कर सकते।
इसके लिए सरकार बहुत बड़ा जिम्मेदार है और अभी के मौजूदा हालत में सरकार इस जगह पे फेल हो पा रही है रोज़गार क्रिएशन में। इसके वजह से बेरोज़गारी की समस्या धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। यही रीज़न। मनीष जी, अमूमन देखा गया है और ऐसी अवधारणा है कि अच्छी शिक्षा के लिए हमें बड़े बड़े निजी संस्थानों में ही जाना पड़ेगा। सरकारी संस्थानों की ऐसी अभी योग्यता नहीं है, योग्य नहीं है इस हिसाब से कि वो अच्छी पढ़ाई दे सके बच्चों को। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं मैडम, सरकारी संस्थानों में योग्यता नहीं है ऐसा मैं कभी नहीं समझ सकता हूँ। जो योग्यता सरकारी संस्थान में है, सरकारी शिक्षकों में है, वो योग्यता बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल में भी बहुत बार नहीं है। मैं खुद, मेरा ग्रेजुएशन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिलचर से हुआ है, वो गवर्नमेंट का है। तो आप जितने भी IITs हैं, BHUs हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ है, ये सारे गवर्नमेंट के हैं, लेकिन इनके पास में भी अच्छे क्वालिटी हैं, अच्छे प्रोफेसर हैं। हाँ, बहुत जितने भी स्कूल हैं सबके पास में अच्छे शिक्षक हैं, लेकिन सिस्टम सही नहीं है। सिस्टम सही नहीं है। एक स्कूल में भी जाइए, वहाँ पे शिक्षक आपको बहुत अच्छे मिल सकते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाना नहीं है। उन्हें पढ़ाना नहीं है। उन्हें पढ़ाने से क्यों? उन्हें ये पता है गवर्नमेंट का पॉलिसी ऐसा बन गया है, हम लोग का अवधारणा ऐसा बन गया है कि कोई काम कर रहा है या कोई नहीं कर रहा है, सैलरी सेम है, तो फिर काम करे क्यों? ये रीज़न मेन है जहाँ पे गवर्नमेंट फेल होता जा रहा है। अदरवाइज हमारे शिक्षक, जितने भी शिक्षक हैं, वो बहुत रिग्रेस मेहनत करके उस जगह पे पहुँच पा रहे हैं। उनके पास बहुत कैपेबिलिटीज़ बन जाता है कि उनके पास कैपेबिलिटीज़ होती है, रेगुलेशन अच्छा नहीं है, मॉनिटरिंग अच्छा नहीं है। यहाँ पे हम लोग को लगता है कि गवर्नमेंट फेल है, फिर हम लोग प्राइवेट की तरफ दौड़ते हैं। प्राइवेट में क्या है, आपके पास में देखिए, बहुत प्राइवेट में आपको जो शिक्षक मिलेंगे 12th लेवल के मिलेंगे, 12th तक पढ़े हुए हैं और 10th को पढ़ा रहे हैं। ये अच्छा नहीं है। उनके पास में ये कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि वो बच्चे को क्रिएशन का दिमाग दे पाएंगे। वो पढ़ के आएंगे और पढ़ाएंगे। फिर भी हम लोग प्राइवेट की तरफ प्रीफर करते हैं। क्यों? उनका रेगुलेशन अच्छा है, जितना भी पढ़ा पा रहे हैं बच्चे को सटीक ढंग से दे रहे, जितना भी है डिलीवर कम से कम कर पा रहे हैं, फिर हम लोग प्राइवेट की तरफ मूव कर जाते हैं। इसलिए सरकारी संस्थानें सभी अच्छे हैं, उनको रेगुलेशन करने की ज़रूरत है। जी, लेकिन ये बताइए मनीष जी कि जो अच्छे शिक्षक हैं जो सरकारी विद्यालयों में हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को भी प्राइवेट विद्यालयों में ही भेजते हैं, क्योंकि खुद पता है कि मैं भी वही जाके घर पे कर रहा हूँ। ये हमारे देश की विडंबना है कि सरकारी स्कूल के टीचर अपने बच्चे को प्राइवेट में भेज रहे हैं। ये क्योंकि उन्हें पता है कि सरकारी स्कूल में मैं क्या कर रहा हूँ, वो दूसरे को भेज पा रहे हैं। और ये हम सभी जितने भी देशवासी हैं, जितने भी घर के बगल के आदमी हैं, यही क्वेश्चन हमें उन शिक्षकों से होनी चाहिए, क्यों आप कैसे कर रहे हैं? उन्हें भी जागरूक करने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर आज आपके स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती तो ये सिचुएशन नहीं आता कि आपको बच्चे को कहीं और। कौन चाहता है कि मैं वेस्ट में आपका अपना रुपया खर्च करूं? देखिए कितने प्राइवेट स्कूल हैं, लाख रुपीज़ पर मंथ वो अपने स्कूल फीस में ले रहे हैं। कौन चाहेगा कि इतना मैं रुपया खर्च करूं? क्यों ना प्राइवेट शिक्षण संस्थान में, सरकारी शिक्षण संस्थान में भेजूं? लेकिन यही हमारे देश की विडंबना है कि हम लोग सरकारी स्थान को छोड़ करके मुझे प्राइवेट की तरफ मूव करना पड़ रहा है। खासकर अगर मैं बिहार की बात करूं, वो भी शिक्षा व्यवस्था के बारे में, तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था से सब लोग अवगत हैं। और अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार का शिक्षा नीति, बिहार में जो शिक्षा का स्थान है वो बहुत पहले से बहुत अच्छे स्थान पे है जी। लेकिन मौजूदा हालत में यही है, रेगुलेशन, फेलर ऑफ गवर्नमेंट्स, यही हो रहा है कि हम लोग रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं। हमारे जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उसे रेगुलेट नहीं कर पाया जा रहा है। जितने भी हम लोग का बिहार का जितने भी संस्थान हैं उनको रेगुलेट सही से नहीं किया जा रहा है। और जहाँ तक बात है नई शिक्षा प्रणाली के बारे में, नई शिक्षा प्रणाली का बहुत ज़ोर शोर से स्वागत किया गया और स्वागत के तारीफ के काबिल है, जिसमें कि एक बहुत बड़ा कदम है कि किसी भी आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, इसके बीच में स्ट्रिक्ट डिस्टिंक्शन नहीं होगा।
आप स्ट्रिक्ट गैप नहीं ढूंढ सकते हैं। आप साइंस लेते हुए आप हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। हम लोग के अभी तक ये कभी कभी अफसोस तरह होता है कि हम लोग इस सिचुएशन में, इस शिक्षा प्रणाली में क्यों नहीं पढ़ पाए। हम लोग के समय में अभी तक यही था कि अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो आप पॉलिटी साइंस नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो आर्ट्स का है स्ट्रिक्ट। अभी बहुत बच्चे का मन होता है कि मैं इसके साइंस पढ़ते हुए इकोनॉमिक्स पढ़ लूँ, सिविक्स पढ़ लूँ, हिस्ट्री पढ़ लूँ, लेकिन ये हम लोग का था नहीं, ऑप्शन में नहीं कर पा रहा था। अभी इस तरह का कर पा रहे हैं। इससे क्या होगा कि हम लोग का बच्चे में ज़्यादा अपने चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकता है, पढ़ सकता है। कल के डेट में साइंस रहते हुए उस बहुत अगर इंटरेस्ट नहीं जाएगा, हिस्ट्री में जग जाएगा, आगे हिस्ट्री से बढ़ सकता है। और दूसरा कुछ और स्टेप था, जैसे कि संस्कृत को मेन स्ट्रीम में लाया जा रहा है। इस नया एजुकेशन पॉलिसी में संस्कृत को मेन स्ट्रीम में लाया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। संस्कृत जो हर एक लैंग्वेज की जननी मानी जाती है, हर एक भाषाओं की जननी मानी जाती है, उसको मेन स्ट्रीम में लाने का कोशिश किया जा रहा है। एक प्रोमिस गवर्नमेंट तरफ से एक प्रोमिस भी किया गया है कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज, जहाँ पे आप डिफरेंट तरीके के कोर्स एक कॉलेज में कर सकते हैं। इस तरह का नहीं होगा कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज है तो सिर्फ यहाँ इंजीनियरिंग डिग्री मिलेगा। एक कॉलेज होगा जिसमें डिफरेंट डिग्रीज आपको वहाँ पे परस्यू कर सकते हैं। इस तरह को बनाने के 2030 तक में बनाने का प्रोमिस किया गया है कि 2030 तक में हर एक डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का एक कॉलेज बनाया जाएगा। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ये बहुत अच्छा पहल है और इसका आई वेलकम। मनीष जी, अगर इंग्लिश की बात करें तो हमारे बिहार के बच्चों में इंग्लिश सब्जेक्ट से ज़्यादा रुचि नहीं है और उनकी इंग्लिश इसलिए काफ़ी वीक होते हैं, वो सही से बोल नहीं पाते। और चूँकि अभी के दौर में इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है मैम कि इंग्लिश सिर्फ हम बिहार का सारे इंडियंस का ये वीक नहीं है। आप किसी भी अदर स्टेट में जाइए, जैसे केरला है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, साउथ के किसी भी स्टेट में जाइए, नॉर्थ ईस्ट का कुछ स्टेट्स है, मणिपुर, मेघालय, असम, इन सभी स्टेट के बच्चों का इंग्लिश अच्छा है, क्योंकि उन्होंने बचपन से प्राइमरी स्कूल को उन्होंने मजबूती दिया है इंग्लिश की तरफ। उन्होंने इंग्लिश को मैंडेटरी किया। लेकिन हमारे बिहार में अभी तक क्लास 10 तक के बच्चों को भी मैंडेटरी नहीं किया गया। ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आप इसमें बस आपको इसमें पास करना है। इसके वजह से बच्चों के मन में यह भावना आती है कि यह एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट शायद नहीं है, इसको दरकिरार करना शुरू करते हैं। हालांकि यह सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है। आप जब भी आप अपने लैंग्वेज से, आप अपने प्रीफर्ड लैंग्वेज से बाहर निकलते हैं, फिर आपको इस लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस पता चलता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि इंग्लिश आप नहीं जानते हैं तो बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल नहीं है। आप एक इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के रूप में मानिए, एक अच्छे लैंग्वेज के रूप में मानिए, उसको सीखिए, आपको ज़रूरत पे काम आए। हिंदी मुझे जानना है, हिंदी हमारा अपना लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश यही वजह है कि हम लोग अभी तक पीछे हो रहे हैं। और आपने एक और बात पॉइंट ऐड किया कि इंग्लिश में बच्चे स्पीकिंग नहीं हो पा रहा है। बहुत आदमी है जिनका राइटिंग स्किल बहुत अच्छा है, इंग्लिश में लिख बहुत अच्छा पा रहे हैं, समझ भी बहुत अच्छा पा रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे। इनका मेन रीज़न, मैं जो समझ रहा हूँ, इनका मेन रीज़न है उनको एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है, इंग्लिश स्पीकिंग का एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है। वो पढ़ बहुत अच्छे रहे हैं, इंग्लिश किताब में पढ़ा, पेपर पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, लेकिन उनको बात करने का ऑप्शन नहीं मिला अभी तक। क्यों? उन्हें घर में जब घर जाएंगे बात करने के लिए तो अपने रीजनल लैंग्वेज में बात करेंगे, हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन इंग्लिश बोलने का बात नहीं हो पा रहा है। तो गार्जियन को चाहिए, जिन बच्चे को हैं उनको गार्जियन को चाहिए कि आप उनसे इंग्लिश में भी बात करें, जितना भी कर पा रहे हैं उनको इंग्लिश में बात करने का मौका दें। आप एक लाइन बोले, उनको बोले कि आप 4 लाइन बोलो। मुझे नहीं आता है, मैं भी गार्जियन को नहीं हो सकता है, बहुत गार्जियन जिनको इंग्लिश का नहीं ज़्यादा नॉलेज है अभी, लेकिन वो गार्जियन को, स्टूडेंट को इतना बता सकते हैं कि आप इंग्लिश में यूज़ करो, घर में यूज़ करो। बहुत लोग हेजिटेट करते हैं इंग्लिश बोलने से ना, और अभी भी गाँव में बहुत लोग हैं, आप एक लाइन इंग्लिश में बोल के देखे, वो बोलेंगे इंग्लिश आ रहा है। ये बिल्कुल, ये हमारा एटमॉस्फेयर चेंज होने का ज़रूरत है। और जिस दिन एटमॉस्फेयर किसी भी बच्चे को मिल गया, इंग्लिश बहुत ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, हार्ड लैंग्वेज है, बहुत इजी लैंग्वेज है। आपको एटमॉस्फेयर होने का ज़रूरत है, फिर आपका इंग्लिश ज़्यादा बहुत इशू नहीं बन सकता है। बिल्कुल सही कहा मनीष जी आपने कि एटमॉस्फेयर की काफ़ी ज़रूरत है। जी, ये बताइए कि एक सीमित साधन रहते हुए एक छात्र, बच्चा या फिर जो गांव से बिलोंग करता है, वो आगे कैसे बढ़ सकता है शिक्षा के क्षेत्र में?
मैडम सबसे पहले ये है कि बच्चे आगे बढ़ने में ना लिमिटेड रिसोर्स का होना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको जब लिमिटेड रिसोर्स होगा तब आपको पता चलता है। अभी आज बिहार के लोग आगे बढ़ पा रहे हैं किसी अच्छे एग्ज़ाम में, यूपीएससी हैं, आईआईटी हैं, उसमें बच्चे आगे बढ़ पा रहे हैं। इसका मेन रीज़न समझा जाता है, मैं एक पैराग्राफ एक दिन पढ़ रहा था, उसमें ये आ रहा था कि बच्चे बिहार के क्यों आगे निकल पा रहे हैं। उसमें ये आ रहा था कि बिहार के बच्चे ये फेस करते हैं कि गरीबी है क्या, लिमिटेड रिसोर्स है क्या। अगर मैं ये नहीं कर पाऊंगा, बिहार के बच्चे दो स्थान पे रह रहे हैं, या तो बहुत ऊपर जा रहे हैं या बहुत नीचे रह जा रहे हैं। जो बीच का फाइट है, जो फाइट से आगे निकल गए वो आगे निकल जा रहे हैं, जो फाइट से पीछे रह गए, जो फाइट मीन्स आपका पॉवर्टी है, पॉवर्टी में आप पीछे रह गए, आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, आपका सोर्स नहीं मिल पाया, आपको बुक्स नहीं मिल पाया। जो इन सभी चीज़ों को अभी बहुत से गार्जियन हैं, जो बहुत से स्कूल हैं, ये हम लोग का कमजोरी है कि हम आप किसी अच्छे स्कूल में जाइए, प्राइवेट स्कूल में जाइए, वहाँ पे फोर्स्ड है कि आपको बुक्स हर बार चेंज हो जाएगा। हम लोग के समय में ऐसा बिल्कुल नहीं था, और हम लोग लाइन में लगे होते थे कि बड़े भैया निकलेंगे तो उनका बुक हम लोग पढ़ेंगे। ये लिमिटेड रिसोर्स है। घर के बगल वाले को बोल के रखते थे कि आप अपना बुक हमको दे देना पढ़ने के बाद, फिर मैं रिटर्न कर दूंगा। तो ये लिमिटेड रिसोर्स है। ये लिमिटेड रिसोर्स होने के बाद हम लोग को शुरू से ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तरह का लगता है कि हमारे पास है नहीं, पढ़ना पड़ेगा। 4 दिन बुक पे उधार लेते थे कि ये बुक दे दो, मैं इसको थोड़ा सा रिवीजन, ये सब्जेक्ट, ये चैप्टर करके फिर आपको दे दूंगा। तो पता होता था ये 4 दिन में करना है, अदरवाइज ये बुक चला जाएगा। तो इस तरह से आपको लिमिटेड रिसोर्स साथ देगा। दूसरी चीज़ है कि आजकल अभी हम लोग का टेक्नोलॉजी के ज़माने में हमारा लिमिटेड रिसोर्स बहुत बड़ा इशू नहीं है। आजकल यूट्यूब पे जाइए, आप किसी भी क्लास 10th का एक चैप्टर नहीं मिलेगा आपको जहाँ पे आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। हर चीज़ आपको मिल सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सभी बच्चे को यूट्यूब पे चले जाइए, जितना ही अच्छा है हर चीज़ में, जितना भी अच्छा यूट्यूब है उतना ही ये बुरा भी है। इसका रिपरकशन भी बुरा हो सकता है कि यूट्यूब पे गए और कहीं और बच्चे कुछ और चीज़ भी मनोरंजन के लिए चले गए। तो आपको अभी लिमिटेड रिसोर्स होते हुए भी आपके पास में इंटरनेट एक बहुत बड़ा जरिया है, जिसके सहारे आप घर बैठे हुए, कोरोना के समय में बहुत शिक्षकों ने जो मेहनत किया है वो बिल्कुल काबिल तारीफ है। घर में बैठ के मोबाइल से रिकॉर्डिंग करके लाइव क्लास दे रहे हैं, और इस बहाने हर कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिल रहा है, आपको गूगल पे मिल रहा है, आपको एक कंटेंट मिल रहा है, आप वहाँ से लेकर के प्रीफर कर सकते हैं। तो लिमिटेड रिसोर्स बहुत बड़ा रीज़न नहीं है। अगर आपके पास में दृढ़ संकल्प है, आपको करने का तमन्ना है, तो ये लिमिटेड रिसोर्स नहीं बनेगा। और इसमें एक है ना कि आपको लक भी बहादुरों का ही साथ देता है। अगर आपके पास में कैपेबिलिटी है, चाहत है करने का, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। आपको कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई हेल्प करने वाला मिल जाएगा जो आपको आगे लेकर के चला जाएगा। तो मैं लिमिटेड रिसोर्स को इस तरह से समझता हूँ कि आपके लिए ज़रूरी भी है, थोड़ा कमी होना चाहिए। अगर कमी नहीं है तो आपको निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर कमी है तो और थोड़ा सा सपोर्ट अगर मिल गया तो आप आगे आसानी से निकल सकते हैं। यही है। बिल्कुल सही कहा मनीष जी आपने कि लिमिट रिसोर्स होना काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि आज देखा गया है कि बच्चे पढ़ाई कम और डिमांड ज़्यादा करते हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे, और जो सब कुछ मिलता जाता है तो बच्चे सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि कुछ नहीं है, फिर वो लोग आइडल तरह हो जाते हैं। बिल्कुल। अगर जिनके पास थोड़ा कमी है और ये गार्जियन की भी अच्छी चीज़ है कि जिस गार्जियन को, और अभी आजकल के देखिए आप किसी भी गार्जियन को जाइए, चाहे वो कितने गरीब से गरीब है, अमीर से गरीब है, वो हर कोई अपने बच्चे को पढ़ाना चाह रहा है। अगर कोई इंसान है जो एक दिन का कमाई कर रहा है 100 रुपया, तो उनका घर अगर 60 रुपया में चलना चाहिए मिनिमम, तो वो कोशिश कर रहा है कि 30 रुपया में चल जाए और ये 30 रुपया हम बच्चों के एडुकेशन के लिए लगा दे। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा, और जब इस तरह का होता है तो गार्जियन उस पर मॉनिटर रखते हैं कि 30 रुपया खर्च हो रहा है तो ध्यान रखो, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। उनको पता करने का कोशिश करते हैं, किसी और के थ्रू मिलने के लिए बोलते हैं। आप इनसे जाके गाँव में ये आदमी बहुत अच्छे हैं, आप जाओ मिलो, उनसे सीखो, कुछ पता करो। देखो ये आदमी फ्री में बैठा हुआ होगा, ये अच्छा आदमी है, जानकार आदमी है, जाओ उससे दो लाइन सीख लो। तो इस तरह से लिमिटेड रिसोर्स एक अपने आप में एक हथियार है। अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है तो आपके आगे बढ़ने के लिए वही सबसे बड़ा जरिया है। जी मनीष जी, जहाँ तक मुझे पता है कि आप कविताएं भी लिखते हैं, तो मैं चाहूँगी कि अपनी लिखी कविताएं हमारे दर्शकों को सुनाएं। थोड़ा बहुत मैं लिख लेता हूँ, ज़्यादा नहीं, लेकिन हमें कुछ लिखा हूँ कि एक कविता है कि एक मोटिवेशनल कविता है। चल प्यारे कुछ ऐसा कर,
चल प्यारे कुछ ऐसा कर, कोई किया ना वैसा कर, चल प्यारे कुछ ऐसा कर। गर्मी है तो सूरज में तपा कर, गर्मी है तो सूरज में तपा कर, बारिश है तो तन को भिगा कर, बढ़ता जा तू जीत की एक अलख जगा कर। गर्मी है तो सूरज में तपा कर, बारिश है तो तन को भिगा कर, बढ़ता जा तू जीत की एक अलख जगा कर। तेरे समक्ष कोई टिक ना पाए, तेरे समक्ष कोई टिक ना पाए, खुद को आग के जैसा कर, चल प्यारे कुछ ऐसा कर, कोई किया ना वैसा कर। खुद को तुम बरसा देना जहाँ की नदियाँ प्यासी है, खुद को तुम बरसा देना जहाँ की नदियाँ प्यासी है, लाना तुम खुशियों का धमाका जहाँ घनघोर उदासी है। लाना तुम खुशियों का धमाका जहाँ घनघोर उदासी है, पूजता जा तू। ये एक मदर और फादर पे डेडिकेट किया कि पूजता जा तू, माँ का चरण ही मंदिर काशी है। पूजता जा तू, माँ का चरण ही मंदिर काशी है। फटी कमीज़ में धनी बनाए, आप लिमिटेड रिसोर्स का बात कर रहे थे, फटी कमीज़ में धनी बनाए, उस बाप के जैसा कर, चल प्यारे कुछ ऐसा कर, कोई किया ना वैसा कर। तो इस टाइप का ये जो आपने पोएम लिखा है, तो ये कब लिखा आपने? ये मैं आज से ये मैं रिसेंटली आज से लगभग 4-5 मंथ पहले इसको लिखा था। कोरोना लॉकडाउन के टाइम? लॉकडाउन के टाइम एक्चुअली जब मैं अफ्रीका में था, वहाँ पे लॉकडाउन का कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ नहीं पाया। जिस तरह से इंडिया है, अमेरिका हुआ, इस तरह से इम्पैक्ट अभी तक अफ्रीका में ज़्यादा हो नहीं पाया। इसलिए ऐसा नहीं हुआ कि मैं कोरोना में बैठे हुए मैं ऐसा लिखा। मैं कभी भी इस तरह से नहीं लिख पाता हूँ कि चलो ठीक है आज बैठ करके लिखता हूँ। शायद ऐसा हो भी नहीं सकता, किसी से भी नहीं हो सकता। कभी एक लाइन आया तो मैं उसको नोट करके रखता हूँ, फिर इसी पे कभी भी मन में आया तो उसको लाइन ऐड करते धीरे धीरे। तो मैं आज से 4 महीना पहले ही मैं जॉब में रहते हुए इसको जनरेट हुआ एक दिन। बहुत ही खूबसूरत कविता है। थैंक यू। हमारे युवाओं के लिए, छात्रों के लिए बेहद धन्यवाद। बहुत ही काबिल तारीफ है ये कविता। थैंक यू। मनीष जी, आप हमारे केवी स्टूडियो में आए, यहाँ आके आपको कैसा लगा? मैं जिस समय फर्स्ट दिन मैं किनका देख पाया था इंटरव्यू में मुझे पता नहीं है, लेकिन जिस समय मैं पहले बार जाना था कि ये केवी स्टूडियो हुआ है बेगूसराय में, जो इस तरह का काम कर रही है कि गांव से आने वाला, शहर में छुपे हुए आदमी जिनके बारे में पता नहीं चल पाया, उनको सामने ला करके सबके सामने में जागरूक किया जा रहा है। उनको जान करके बच्चे को प्रेरित किया जा रहा है कि इस तरह का हो सकता है, हमारे यहाँ पे है ऐसा। तो इसके ये बहुत ही खूबसूरत, ये अपने आप में एक यज्ञ तरह का है कि आप लोग यज्ञ कर रहे हैं कि इसमें, और यही जो जितने भी आदमी सामने आ पा रहे हैं, चाहे कोई एक फेसबुक पे बहुत अच्छा कंटेंट देने वाला हो उसको भी सामने ला रहे हैं, कोई तबला वादक हो, कोई संगीतकार हो, चाहे मेरे जैसा कोई आदमी हो, उनको आप सामने लाने का कोशिश कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत काबिले तारीफ़ है। और मैं केवी स्टूडियो की सभी मेंबर्स को डॉक्टर रोशन सर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इसके लिए। बहुत बहुत आभार। थैंक यू। और अंत में मैं चाहूँगी कि आप हमारे यूथ को, उनके पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स जो भी हैं, उनको 2 शब्द संदेश के रूप में बोलें। मैं सभी गार्जियंस एक बहुत लीड रोल होते हैं किसी भी चीज़ के लिए। उन गार्जियंस जो हैं उनको बच्चे को किस तरह से किस दिशा में ले जाएं, वो इसके लिए बहुत जिम्मेदार होते हैं। किसी भी बच्चे के लिए दो महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकते हैं, इंसान हो सकते हैं, एक गार्जियन और दूसरा उसके शिक्षक। ये 2 आदमी ही उनका व्यक्तित्व को निखार सकते। तो हर एक गार्जियन को, कभी भी गार्जियन से एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी बच्चे पर किसी भी चीज़ के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए उन पर मत थोपे। उनको बताए सही क्या है, गलत क्या है, आप उनको कहाँ तक मानसिक रूप से सहयोग कर सकते हैं, और धन रुपये के मामले में आप कितना उनको सहयोग कर सकते हैं वो करें। उनका डिसीजन आप ना लें कि हमारे बच्चे को क्या करना है। आजकल बहुत बच्चे हैं जो जन्म लेते के साथ में उनका डिसाइड होता है मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। ऐसा बिल्कुल सभी गार्जियन से रिक्वेस्ट है कि, और आजकल ये गार्जियन के मन में ये बिल्कुल अवधारणा नहीं है कि हम पहले डिसाइड कर ले। गार्जियन आजकल सभी जागरूक हो चुके हैं, वो लोग खुद समझते हैं कि बच्चों को जागरूक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना उसके बताए हुए आगे नहीं बढ़ सकता है, बिना उनके अंदर से आए हुए वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो गार्जियन से यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे पे थोपे नहीं कुछ भी,
और स्टूडेंट से ये एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए कि अपने गार्जियन को समझे, गार्जियन के जितने भी उनके मूल्य हैं, आदर्श हैं, उनको समझे, अपनी गरीबी को समझे और अपनी नैतिकता, अपना जो हमारे ड्यूटीज़ है, फंडामेंटल्स, उनको समझे और उसके अकॉर्डिंग आप एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करें। एक अच्छा इंसान आप हो गए तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी जॉब है या कुछ भी चीज़ आप एक सक्सेसफुल हो जाएंगे। आपको एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। मनीष जी, केवी स्टूडियो में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू मैम। ये थे हमारे साथ मनीष कुमार जी, जिन्होंने अपने संघर्षों को, अपनी सोच को और अपने अनुभवों को आप लोगों के साथ साझा किया है। केवी स्टूडियो जो डॉक्टर रोशन सर द्वारा संचालित है, इसमें हम बेगूसराय के तमाम कलाकार, व्यक्तित्व, नए नए चेहरों के साथ आपको मिलवाते रहते हैं और मिलवाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप एक नए चेहरे, एक नए कलाकार के साथ देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।